राधा, ओ राधा, जरा बाहर आना तो। सास कमला देवी की कर्कश और रौबदार आवाज़ ने दोपहर की शांति को चीर दिया। रसोई में शाम की चाय के लिए पकौड़े तलने की तैयारी कर रही राधा के हाथ पल भर को ठिठक गए। वो जानती थी कि इस समय बुलावा आने का मतलब क्या है। ज़रूर कोई ना कोई फरमाइश या किसी बात पर ताना सुनने को मिलने वाला है। उसने जल्दी से गैस धीमी की, अपने पल्लू से हाथ पोंछे और सहमे कदमों से बैठक की ओर चल दी। बैठक में कमला देवी के साथ पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा काकी भी बैठी थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। जी माँ जी, आपने बुलाया? राधा ने नजरें झुकाकर पूछा। कमला देवी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, राधा, अगले हफ्ते मेरी सगी भतीजी मानसी की शादी है। हमें पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाना है। अब देख, महीने का अंत चल रहा है और अचानक से इतना बड़ा खर्च सिर पर आ गया है। नया और भारी गिफ्ट खरीदने का ना तो समय है और ना ही बजट। सुमित्रा काकी और मैंने मिलकर एक उपाय सोचा है। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अंदेशा हो गया था कि बात कहीं न कहीं उसके मायके से जुड़ी है। तुम्हारे बाबूजी ने पिछले साल तुम्हारी पहली दिवाली पर जो गुलाबी बनारसी साड़ी और सोने की पतली सी चेन भेजी थी, वो तो तुमने अभी तक पहनी नहीं है, बिल्कुल कोरी रखी है अलमारी में। वही साड़ी और चेन हम मानसी को उसकी मुंह दिखाई में दे देंगे। हमारी नाक भी रह जाएगी और मानसी के ससुराल वालों को लगेगा कि हमने कोई बहुत महंगी चीज़ दी है। ठीक है ना राधा? कमला देवी ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें पूछना कम और आदेश ज़्यादा था। राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो गुलाबी बनारसी साड़ी और चेन वो कोई आम उपहार नहीं था। राधा के पिता को कैंसर था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से अपनी लाडली बेटी के लिए वो साड़ी और चेन खरीदी थी। उनका कहना था, बेटा, जब तू इसे पहनेगी तो लगेगा जैसे तेरे बाबूजी ने तुझे गले से लगा लिया हो। ये भेंट देने के कुछ महीनों के बाद ही उनका देहांत हो गया था। वो साड़ी राधा के लिए महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसके पिता का आखिरी आशीर्वाद था। राधा के होठ कांपने लगे। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, नहीं, ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन ये मत मांगिए। लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। उसे अचानक अपने पति अभय की वो हिदायत याद आ गई जो वो अक्सर उसे देता था, राधा, माँ से कभी बहस मत करना। वो पुरानी सोच की है। अगर तुम उन्हें पलटकर जवाब दोगी तो वो घर का माहौल ऐसा बना देंगी कि हम दोनों का जीना मुहाल हो जाएगा। चुप रहने में ही भलाई है। राधा को अपनी जेठानी नेहा दीदी की हालत भी याद आ गई। नेहा दीदी बहुत ही चुलबुली और स्वाभिमानी थी, लेकिन कमला देवी के लगातार तानों, दखलंदाजी और मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें अवसाद का शिकार बना दिया था। नेहा दीदी का ब्लड प्रेशर इतना हाई रहने लगा था कि उन्हें दिन में कई कई गोलियां खानी पड़ती थी। रोज रोज के कलेश से तंग आकर अंततः राधा के जेठ जी अपनी पत्नी को लेकर एक अलग किराए के घर में चले गए थे। इस घर में अब कोई भी कमला देवी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ससुर जी अपनी दुनिया में मस्त रहते और अभय अपनी माँ के खौफ से हमेशा चुप रहना ही बेहतर समझता था। और आज राधा के सामने भी वही भयानक स्थिति खड़ी थी। अपनी जेठानी का वो पीला पड़ा चेहरा और अभय की बेबसी याद करके राधा ने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे ही छुपा लिया। उसने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है माँ जी। वाह, ये हुई ना बात। जाकर वो साड़ी और डब्बा मुझे दे जा, मैं सुमित्रा काकी को दिखा दूँ। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी सहेली की ओर जीत के भाव से देखा। राधा भारी कदमों से अपने कमरे में गई। उसने अपनी अलमारी खोली और सबसे नीचे सहेज कर रखा हुआ वो बक्सा निकाला। बक्सा खोलते ही बनारसी रेशम की वो भीनी भीनी खुशबू आई जो उसे सीधे उसके मायके और उसके बाबूजी की यादों में ले गई। उसने उस गुलाबी साड़ी को बाहर निकाला और अपने सीने से लगा लिया। आंसुओं का वो बांध जो अब तक वो रोके हुए थी वो टूट गया। वो फर्श पर बैठकर फपक फपक के रोने लगी। मुझे माफ़ कर देना बाबूजी, मैं आपकी दी हुई आखिरी निशानी बचा नहीं पाई, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसने साड़ी को चूमा, सोने की चेन को अपनी आंखों से लगाया और फिर एक पत्थर दिल रखकर सब कुछ बक्से में वापस बंद कर दिया। बाहर आकर उसने वो बक्सा अपनी सास के हाथों में सौंप दिया और बिना कुछ कहे वापस रसोई में चली गई। उस रात जब अभय दफ्तर से लौटा तो उसने महसूस किया कि राधा बहुत खामोश है। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। अभय ने जब उससे पूछा तो राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खाना परोसने लगी। लेकिन रात को जब अभय पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि राधा बालकनी में बैठी अपने पिता की तस्वीर को गले से लगाए रो रही थी। अभय से रहा नहीं गया। वो राधा के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ राधा, तुम मुझे बता सकती हो?
तुम इस तरह घुट घुट कर क्यों रो रही हो? राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए भरे गले से अभय को दोपहर की सारी घटना बता दी। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना ही कहा, मैंने माँ जी को वो साड़ी दे दी अभी। मुझे पता है कि घर की शांति ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे बाबूजी की आत्मा का सौदा कर लिया हो। वो मेरी आखिरी याद थी अभय। आखिरी याद? राधा की ये बातें अभय के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गई। उसे अपने ही आप पर घिन आने लगी। अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए उसने हमेशा अपनी पत्नी को चुप रहने और सहन करने की जो सलाह दी थी, आज वही सलाह उसकी पत्नी को अंदर ही अंदर मार रही थी। उसे अपनी भाभी नेहा का वो रोता हुआ चेहरा याद आ गया। तब भी वो चुप रहा था और आज अपनी ही पत्नी की भावनाओं का कत्ल होते देखकर भी वो चुप था। क्या एक बेटे का फर्ज सिर्फ अपनी माँ की गलतियों पर पर्दा डालना होता है? क्या एक पति होने के नाते उसका कोई फर्ज नहीं था? अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह अभय उठा और बिना किसी को बताए घर से बाहर चला गया। इधर कमला देवी अपनी सहेलियों को गुलाबी साड़ी दिखाने की तैयारी कर रही थी। करीब 2 घंटे के बाद अभय वापस लौटा। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वो सीधे अपनी माँ के पास गया और उनके सामने बैग से एक बिल्कुल नई बेहद खूबसूरत लाल रंग की कांजीवरम साड़ी और एक सोने का हार निकाल कर रख दिया। कमला देवी हैरान रह गई। ये क्या है अभय? तू ये सब किसके लिए लाया है? अभय ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, ये मानसी की शादी का शगुन है, आप उसे यही देंगी। अरे लेकिन मैंने तो राधा की वो गुलाबी बनारसी। कमला देवी ने कहना शुरू ही किया था कि अभय ने उन्हें बीच में टोक दिया। माँ, वो गुलाबी बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो राधा के स्वर्गवासी पिता की आखिरी आशीर्वाद है। लेकिन राधा को उसके बाबूजी वापस नहीं ला कर दे सकते। आप घर की बड़ी हैं, आपका काम बच्चों की भावनाओं की कद्र करना है, उनकी यादों को सहेजना है, उन्हें झूठे दिखावे के लिए नीलाम करना नहीं। कमला देवी गुस्से से तमतमा उठी। अच्छा, तो अब तो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? जोरू का गुलाम बन गया है तू? नहीं माँ, अभय ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जोरू का गुलाम नहीं बना हूँ, बल्कि आज पहली बार एक सच्चा बेटा और एक सच्चा पति बना हूँ। याद है जब भैया और नेहा भाभी इस घर से गए थे, तब हम सब ने भाभी को कोसा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि गलती उनकी नहीं, हमारे इस घर के माहौल की थी, जहाँ बहुओं को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। मैं राधा को दूसरी नेहा भाभी नहीं बनने दूंगा। वो साड़ी राधा के पास ही रहेगी। अपने कमरे में दरवाजे पर खड़ी राधा ये सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि सम्मान और खुशी के थे। कमला देवी ने अभय का तेवर देखा तो वो समझ गई कि अब उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने चुपचाप वो नई लाल साड़ी उठा ली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अभय ने मुड़कर राधा को देखा। उसने वो गुलाबी बनारसी साड़ी का बक्सा राधा के हाथों में वापस रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी की यादें तुम्हारे पास ही रहेंगी हमेशा। राधा ने अभय को कसकर गले से लगा लिया। आज उसे इस घर में पहली बार लगा था कि वो अकेली नहीं है। दोस्तों, क्या अभय ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर और अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करके सही किया? क्या हर बार घर की शांति बनाए रखने के लिए एक बहू को ही अपनी यादों और भावनाओं की बलि चढ़ानी चाहिए? आपको इस कहानी में किसका पक्ष सही लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक कहानियाँ पढ़ने व सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।